हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं हम आप सभी का कॉमर्स स्टडी क्लासेस के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप अपने आने वाली यूजीसी नेट री एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस इन्वायरमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस से जुड़ा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 एंड 2023 को। प्रीवियस वीडियो में मैंने 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस किया था, बट कुछ टेक्निकल एरर होने के कारण मुझे 2022 और 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए रोकना पड़ा था उस वीडियो को। तो आज के इस वीडियो को हम लोग वहीं से कंटिन्यू करेंगे। 2022 और 23 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और साथ ही साथ अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, अपना प्यार दीजिए, ताकि हम भी आप लोगों के साथ मोटिवेटेड फील हो और आप लोगों के साथ यूं ही जुड़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज़ आप सबके साथ, आप सबके बीच हम डिस्कस करते रहे। तो चलिए प्यारे बच्चों, अपने टाइम को और ना वेस्ट करें, अब हम लोग शुरू करते हैं हम लोग आज के सेशन को और देखते हैं। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्यारे बच्चों, ये है 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन प्लेटफॉर्म फॉर सोशल मीडिया। तो मेन प्लेटफॉर्म फॉर सोशल मीडिया ऑनलाइन कम्युनिटीज़ एंड फोरम है, ब्लॉग्स होते हैं, सोशल नेटवर्क होता है। बिल्कुल, सर्च इंजन ये कोई सोशल नेटवर्क नहीं होता, ये सर्च इंजन होता है जिसमें हम लोग बहुत तरीके के इंफॉर्मेशंस को सर्च करते हैं, जैसे गूगल हो गया। वेब 1.0 ये एक वेब का ही आपका क्या है, वर्जन है। तो ये कोई सोशल नेटवर्क नहीं है, ठीक है, ये कोई सोशल नेटवर्क नहीं है, ये भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सी एंड डी। क्या बी, सी एंड डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इस हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। चलिए प्यारे बच्चों, अगले सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला जो सवाल है दिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स इन्फ्लेशन इन इकोसिस्टम। ठीक है, कौन सा इनमें से इकोसिस्टम में इन्फ्लेशन को मेज़र करता है। तो सर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेज़र करता है, और साथ ही साथ जो जीडीपी डिफ्लेटर है, जीडीपी डिफ्लेटर भी, इसको हम लोग इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर भी कहते हैं। क्या जीडीपी डिफ्लेटर को हम लोग इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर भी कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर, ठीक है। तो इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर ये भी आपका मेजर करता है किस चीज़ को, इन्फ्लेशन को, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बी एंड डी हो जाएगा। क्या बी एंड डी हो जाएगा। तो सही आंसर देखिए बी एंड डी कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर डिफाइनिंग ए बिजनेस। कौन से इनमें से मेजर एलिमेंट है जो बिजनेस को डिफाइन करता है। सब प्रोडक्ट डिफाइन करेगा, किस तरीके का बिजनेस है, मार्केट से डिफाइन हो जाता है, और साथ ही साथ क्या काम करते हैं, फंक्शन, ठीक है। कंपटीटर से ये चीज़ नहीं डिफाइन होता, डीलर के से भी ये चीज़ डिफाइन नहीं होता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, सी एंड ई ओनली। क्या बी, सी एंड ई ओनली। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, the most significant and widely used country risk the most significant and widely used country risk rating in international business risk which are given by which of the following। कौन सा इनमें से जो है वो कंट्री रिस्क रेटिंग को मेज़र करता है इंटरनेशनल बिजनेस रिस्क में। ये चीज़ आपसे ये सवाल पूछा गया है। तो यहाँ पे जो मेज़र करता है हम लोगों का बिजनेस रिस्क को, ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कौन कौन सा मेज़र करते हैं, पहले हम लोग ये तो देख ले, बिजनेस इन्वायरमेंट रिस्क इंटेलिजेंस, जिसका फुल फॉर्म है BERI, बिजनेस इन्वायरमेंट रिस्क इंटेलिजेंस इंडेक्स, ठीक है।
उसके बाद कौन सा मेज़र करेगा, उसके बाद देखेंगे आप लोग कौन सा मेज़र करेगा सर। उसके बाद इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU इंडाइसेस जिसको हम लोग कहते हैं। और उसके बाद देखिए नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड इंफॉर्मेशन, जी नहीं ये नहीं। इंडिया ट्रेड प्रमोशन ITPO नहीं, ये तो ट्रेड प्रमोशन की बात कर रहा है। PRS ग्रुप इंटरनेशनल कंट्री रिस्क गाइड ये मेज़र करेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, A B and E जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ABE कौन सा है ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलेंगे हम लोग। माइकल पोर्टर हैज़ आइडेंटिफाइड 5 फोर्सेस दैट डिटरमाइन द इंट्रिंसिक लॉन्ग टर्म अट्रैक्टिवनेस ऑफ ए मार्केट अकॉर्डिंग टू द मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। तो माइकल पोर्टर का यहाँ पे इंडेक्स, माइकल पोर्टर का दिया हुआ है यहाँ पे मॉडल। इस हिसाब से हमारा माइकल पोर्टर का जो 5 फोर्सेस कॉम्पिटिटिव पोजीशन एनालिसिस है उसी का ये सवाल है। तो आपसे पूछा हुआ है कौन सा इनमें से कथन जो है सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग याद रखेंगे माइकल पोर्टर का जो 5 फोर्सेस मॉडल है ये 1979 में डेवलप हुआ था। कब डेवलप हुआ था, 1979 में डेवलप हुआ था, जो कि माइकल पोर्टर द्वारा डेवलप किया गया था हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में। ये एक सिंपल फ्रेमवर्क है जो ये एसेस करता है और एवेल्युएट करता है कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ को और साथ ही साथ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पोजीशन को। ठीक है, तो आइए हम लोग इसके करेक्ट ऑप्शन को प्यारे बच्चों मैच करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन देखिए, ए सेगमेंट इज अनअट्रैक्टिव इफ इट ऑलरेडी कंटेन न्यूमेरियस एग्रेसिव कंपिटिटर, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ए सेगमेंट इज अनअट्रैक्टिव इफ इट इज स्टेबल और डिक्लाइनिंग, ये भी सही बात है। A segment is unattractive if it is has high entry barrier and low exit barrier, गलत बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछा हुआ है, A segment is unattractive if the company supplier are able to raise prices, बिल्कुल सही बात है। A segment is unattractive where there are actual or potent substitute for the product, ये भी सही है। तो सही क्या क्या है, सेगमेंट अनअट्रैक्टिव तब होगा जब वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे कंपटीटर्स हो। साथ ही साथ सेगमेंट वो भी अनअट्रैक्टिव कहलाएगा जो कि स्टेबल हो और घटते हुए क्रम में जा रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, तो वो सेगमेंट, वो मार्केट सेगमेंट कैसा हो जाएगा, अनअट्रैक्टिव ही हो जाएगा। साथ ही साथ इस सेगमेंट को अनअट्रैक्टिव तब भी हम मान लेंगे जहाँ पे कंपनी सप्लायर्स आर एबल टू राइज प्राइस, जहाँ पे जो कंपनी के जो सप्लायर है वो दाम बढ़ा सकते हैं। भैया दाम बढ़ा सकते हो तो कभी भी दाम बढ़ जाएगा, और दाम अगर हम कभी भी बढ़ सकने का चांसेस है तो कभी भी आपका जो डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट है वो फॉल हो सकता है, इसलिए ये अनअट्रैक्टिव हो जाएगा। और ई पॉइंट क्या बोला है, ए सेगमेंट इज अनअट्रैक्टिव व्हेन देयर आर एक्चुअल और पोटेंट सब्स्टिट्यूट फॉर द प्रोडक्ट, जब प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट आमतौर पर अवेलेबल हो ही जाते हैं तो ऐसे सेगमेंट भी, मार्केट सेगमेंट भी अनअट्रैक्टिव हो जाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, A B D and E। तो A B D and E ये जो है फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ एंट्री इनटू फॉरेन मार्केट रिस्क एंड प्रॉफिट पोटेंशियल आर द हाईएस्ट। बोला है कौन सा इनमें से मोड है, एंट्री मोड फॉरेन मार्केट में जहाँ पे रिस्क और प्रॉफिट की पोटेंशियल दोनों ज़्यादा रहती है। तो प्यारे बच्चों जहाँ पे रिस्क ज़्यादा है वहाँ पे प्रॉफिट भी तो ज़्यादा है कि नहीं, वहाँ पे सर प्रॉफिट भी तो ज़्यादा है। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, देखिए जहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग जी नहीं, जॉइंट वेंचर जी नहीं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर आप करेंगे तो प्रॉफिट तो ज़्यादा होने के चांसेस बिल्कुल है, बट साथ ही साथ एट द सेम टाइम रिस्क भी बहुत है कि अगर मेरा पैसा डूब गया, बिजनेस नहीं चला, तो पूरा आपका पैसा डूब सकता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। आइए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। कोटास विच आर द क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट इंटेंडेड एट प्रोटेक्टिंग द लोकल इंडस्ट्री एंड कंजर्विंग फॉरेन एक्सचेंज इंक्लूडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसको कैसा कोटा हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चों, इसको कैसा कोटा कहा जाता है। सर देखिए इसको जो कोटा कहा जाता है इसको हम लोग एब्सोल्यूट कोटा कहते हैं, ठीक है, टैरिफ कोटा कहते हैं, और साथ ही साथ इसको हम लोग वॉलेंट्री कोटा कहते हैं, B C and E।
तो ऐसा कोटा, ऐसा क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट को प्रोटेक्ट करता है लोकल इंडस्ट्रीज में एंड कंजर्विंग द फॉरेन एक्सचेंज इंक्लूडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, एब्सोल्यूट कोटा, टैरिफ कोटा एंड वॉलेंट्री कोटा। चलिए बी सी एंड ई देख लीजिए, बी सी एंड ई जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों एब्सोल्यूट कोटा क्या होता है, यहाँ पे फिजिकल लिमिट लगा दिया जाता है। पता है क्या होता है एब्सोल्यूट कोटा में, देखिए क्या होता है एब्सोल्यूट कोटा में, सिंपली सिंपली हम लोग यहाँ पे फिजिकल लिमिट लगा देते हैं। क्या, सिंपली हम लोग यहाँ पे फिजिकल लिमिट लगा देते हैं, ठीक है। टैरिफ रेट में क्या होता है, गवर्नमेंट यहाँ पे हाई इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज करता है। क्या क्या करता है, गवर्नमेंट चार्ज हाई इंपोर्ट ड्यूटी, हाई इंपोर्ट ड्यूटी फॉर ईच एडिशनल, फॉर ईच एडिशनल क्वांटिटी, ठीक है। और वॉलेंट्री कोटा का मतलब क्या होता है सर, वॉलेंट्री कोटा का मतलब देखिए, इसको वॉलेंट्री कोटा, वॉलेंट्री एक्सपोर्ट कोटा और ऑर्डरली मार्केटिंग अरेंजमेंट इसको कहते हैं, ठीक है। ये एक ऐसा अरेंजमेंट होता है, ये एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जहाँ पे जो एक्सपोर्टिंग कंट्री है वो एग्री कर लेता है कि रिड्यूस करेंगे और रिस्ट्रिक्ट करेंगे एक्सपोर्ट को, विदाउट इम्पोर्टिंग द कंट्री हैव टू मेक यूज़ ऑफ कोटा, टैरिफ और अदर कंट्रोल। ये चीज़ होता है यहाँ पे वॉलेंट्री कोटा में, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे प्यारे बच्चों। अगला जो सवाल है, हेक्सर ओलिन थ्योरी ऑफ फैक्टर एंडाउमेंट, ठीक है। हेक्सर ओलिन थ्योरी ऑफ फैक्टर एंडाउमेंट जो है, सजेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिलेशनशिप, किस तरीके के रिलेशनशिप का इन्होंने बात किया है। तो इन्होंने लैंड लेबर रिलेशनशिप का बात किया है, लैंड लेबर रिलेशनशिप का बात किया है। इन्होंने लेबर कैपिटल रिलेशनशिप का बात किया, लैंड लेबर, लेबर कैपिटल एंड टेक्नोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज। तो बी डी एंड ई, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी डी एंड ई। तो प्यारे बच्चों इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलेंगे हम लोग, मैच दी फॉलोइंग में। देखिए मैच दी फॉलोइंग में हम लोग आ गए। तो नामा का मतलब होता है नॉन एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस। क्या होता है, फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, साइमल्टेनियसली आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है, नॉन एग्रीकल्चरल, नॉन एग्रीकल्चरल मार्केट एक्सेस, ठीक है। गैट का फुल फॉर्म जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ठीक है। और ट्रिम्स का फुल फॉर्म होता है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर, और ट्रिप का मतलब होता है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। चलिए अब हम लोग इन सभी को क्या करेंगे, मैच करेंगे। देखिए नामा का मतलब होता है इंक्लूड द इंडस्ट्रियल गुड्स, टेक्सटाइल, ज्वेलरी, फिश एंड फिशरीज प्रोडक्ट एंड मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट। तो ना ए का 2 हो जाएगा, क्या ए का 2 हो जाएगा, बी का क्या होगा, सी का क्या होगा, डी का क्या होगा, आइए हम लोग देखते हैं। गैट का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, गैट का सर गैट का हो जाएगा लिबरलाइजेशन ऑफ द ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज। तो बी का हो जाएगा थर्ड, क्या बी का हो जाएगा थर्ड, ए का 2, बी का 3, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रिम का क्या हो जाएगा, ट्रिम का लिबरलाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, ट्रिम का क्या हो जाएगा, लिबरलाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट 1 हो जाएगा। और डी का क्या हो जाएगा, ट्रिप का प्रोवाइड्स मोनोपोली पावर टू ओनर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो डी का क्या हो जाएगा 4। इस हिसाब से करेक्ट आंसर क्या हो गया 2314, ठीक है 2314। तो देख लीजिए 2314 कहाँ है, 2314 सी ऑप्शन है, 2314 सी ऑप्शन है। अगले सवाल की तरफ चलेंगे हम लोग। विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट मोड ऑफ एंट्री इन इंटरनेशनल बिजनेस टू एन एंटरप्राइजेस विद द लिटिल एक्सपीरियंस ऑफ इंटरनेशनल मार्केट।
तो यहाँ पे दिया हुआ है एक्विजिशन, एक्सपोर्टिंग, स्ट्रैटेजिक अलायंस एंड जॉइंट वेंचर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक्सपोर्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ कंक्लूडिंग एंड एक्सपोर्ट डील। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ कंक्लूडिंग एंड एक्सपोर्ट डील। तो एक्सपोर्ट डील को कंक्लूड करने का सही क्रम क्या होता है? सही क्रम क्या होता है प्यारे बच्चों, हम लोग देखेंगे इसका सही क्रम है। तो सर सबसे पहले आइडेंटिफाई एंड नेगोशिएट विद द इम्पोर्टर, सबसे पहले सी आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा? कंफर्म द एक्सपोर्ट डील, ए आएगा। देन उसके बाद क्या होगा? एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा, डी हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या मिलेगा हमें? एग्जामिंग थॉरोली एंड आस्क फॉर द अमेंडमेंट, जहाँ जो संशोधन करने की आवश्यकता है करवाएंगे हम लोग, ठीक है। और लास्टली आपको लेटर ऑफ क्रेडिट रिसीव होता है। तो CADEB, CADEB इज द करेक्ट ऑप्शन, CADEB। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अकॉर्डिंग टू फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, मतलब फॉरेन एक्सचेंज डज नॉट इंक्लूड विच वन ऑफ द फॉलोइंग। कौन सा इनमें से फेमा में इंक्लूड नहीं होता है प्यारे बच्चों? डिपॉजिट पेबल इन एनी फॉरेन एक्सचेंज करेंसी, ये तो ऐड होता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन इन इंडियन करेंसी बट पेबल इन एनी फॉरेन करेंसी, ये भी ऐड होता है। ट्रैवलर्स चेक ड्रॉन बाय इंस्टीट्यूशन आउटसाइड इंडिया बट पेबल इन इंडियन करेंसी, ये भी ऐड होता है। ड्राफ्ट ड्रॉन बाय बैंक आउटसाइड इंडिया एंड पेबल इन फॉरेन करेंसी, भैया ये नहीं ऐड होता है। तो आपसे पूछा है डज नॉट इंक्लूड, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये फोर्थ, ड्राफ्ट ड्रॉन बाय बैंक आउटसाइड इंडिया एंड पेबल इन फॉरेन करेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन अपार्टली डिस्क्राइब द ओनरशिप ऑफ इनकम एंड प्रॉपर्टी इन ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? पैरेटो डिस्ट्रीब्यूशन। पैरेटो डिस्ट्रीब्यूशन एक स्क्यूड हेविली टेल्ड डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो कि कभी कभी हम लोग यूज़ करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और अदर फाइनेंशियल वेरिएबल्स के लिए, जो कि हम लोग कभी कभी यूज़ करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड अदर फाइनेंशियल वेरिएबल। इसी में जो पैरेटो प्रिंसिपल होता है ना, 80-20 वाला रूल पैरेटो डिस्ट्रीब्यूशन में होता है ना, 80-20 रूल, 80-20 रूल यहीं पे है। 80-20 रूल भी इसको कहा जाता है, ठीक है ना, 80-20 रूल भी इसको कहा जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अरेंज द प्रोसीजर फॉलोड फॉर डिसबर्समेंट ऑफ एक्सपोर्ट क्रेडिट in a sequence from the first to the last. The bank release the fund debit to the packing credit amount and credit to the exporter account. यहाँ पे प्रोसीजर को फॉलो करना है, जैसे एक्सपोर्ट क्रेडिट का डिसबर्समेंट कैसे होता है। तो सर एक्सपोर्ट क्रेडिट का डिसबर्समेंट कैसे होता है? सबसे पहले हमें एविडेंस ऑफ एक्सपोर्ट को सबमिट करना होता है प्यारे बच्चों। एविडेंस ऑफ एक्सपोर्ट को आप सबमिट करेंगे मतलब कि ई पहले आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या मिलेगा पता है? फिर बैंक कैलकुलेट करेगा कि आपका पैकिंग क्रेडिट कितने का है और कितने का आपको मिलेगा। द बैंक कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ पैकिंग क्रेडिट टू बी ग्रांटेड, कितने का आपको पैकिंग पर क्रेडिट मिलेगा, तो बैंक ये चीज़ डिसाइड करेगा। जब बैंक ये चीज़ डिसाइड कर लेगा तब बैंक रिलीज़ कर देगा आपके फंड को, डेबिटिंग टू द पैकिंग क्रेडिट अमाउंट एंड क्रेडिटिंग टू द एक्सपोर्टर्स अकाउंट। पैकिंग अकाउंट को डेबिट कर देगा और एक्सपोर्टर अकाउंट को क्रेडिट कर देगा, क्योंकि पैकिंग तो उनके पास एज ए सिक्योरिटी के तौर पे जमा हो जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा? द एक्सपोर्टर वुड बी रिक्वायर्ड टू सेंड द गुड्स थ्रू द अप्रूव ट्रांसपोर्ट एंड फॉरवर्डिंग एजेंसी, ये सी हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा? फिर उसके बाद एक्सपोर्टर को रिक्वायर्ड होगा कि आप एडिक्वेट इंश्योरेंस भी ले लें अपने सामान का, ठीक है। तो डी हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन EBACD, देखिए EBACD जो आपकी फोर्थ ऑप्शन सही है। आइए प्यारे बच्चों अगले सवाल की तरफ चलेंगे हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर रिस्ट्रेन द ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के ऊपर बाधा कौन सा डालता है भाई ग्लोबलाइजेशन के ऊपर बाधा? तो नेशनलिज्म, इमर्जिंग ऑफ ट्रेड बैरियर्स, और क्या हो जाएगा?
रेगुलेटरी कंट्रोल। तो बी सी एंड डी, बी सी एंड डी ये ऑप्शन सही है, बी सी एंड डी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, जहाँ पे क्या आप लोगों को मैच द कॉलम से जुड़ा हुआ ये सवाल है। ठीक है, तो टैरिफिकेशन का मतलब क्या होता है? रिप्लेसिंग द एग्जिस्टिंग नॉन टैरिफ रेस्ट्रिक्शन, रिप्लेसिंग द एग्जिस्टिंग नॉन टैरिफ। देखिए टैरिफिकेशन का मतलब होता है रिप्लेसिंग द एग्जिस्टिंग नॉन टैरिफ रेस्ट्रिक्शन। तो ए का हो जाएगा थर्ड, ए का थर्ड हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? बी का क्या हो जाएगा? तो बी का हो जाएगा सर, बी मतलब है प्रोहेबिटेड सब्सटीट्यूट सब्सिडीज, प्रोहेबिटेड सब्सिडीज जो कि डेमोन्स्ट्रेबली एडवर्स इफेक्ट करता है हमें अदर मेंबर कंट्रीज पर। ठीक है, जो कि डेमोन्स्ट्रेबली एडवर्स इफेक्ट डालता है अदर मेंबर कंट्रीज पर, इसीलिए ये सब्सिडीज प्रोहेबिट किया जाता है। तो बी का वन हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्शनेबल क्लेम। सर एक मिनट गलत मैच करवा दिया क्या? प्रोहेबिटेड सब्सिडीज ये नहीं होता है। प्रोहेबिटेड सब्सिडीज मतलब दे एक्ट ऑन गुड्स विच आर कंटिंजेंट अपॉन एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। हाँ, ये है प्रोहेबिटेड सब्सिडीज, जो कि जो एक्ट दे एक्ट ऑन गुड्स विच आर कंटिंजेंट अपॉन द एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, ये होता है। एक्शनेबल सब्सिडीज का मतलब होता है जो एडवर्स इफेक्ट डालता है। ठीक है ना, तो बी का हो जाएगा टू, और सी का हो जाएगा वन, और डी का क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। मतलब नॉन एक्शनेबल क्लेम फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च इन डिसएडवांटेज रीजन, फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च इन डिसएडवांटेज रीजन। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? 3214, 3214। देखिए आप लोगों का ऑप्शन नंबर थर्ड जो है सही है। अगला सवाल एजर्शन रीजन का है। एजर्शन देखते हैं हम लोग क्या बताया हुआ है। एजर्शन कहता है एन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन इज डिफरेंट फ्रॉम द फ्री ट्रेड जोन एज इट प्रमोट द यूनिट्स प्राइमरीली डिवोटेड टू एक्सपोर्ट। देखिए प्यारे बच्चों, फ्री ट्रेड जोन किसको कहेंगे? फ्री ट्रेड जोन मतलब कि जो एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। फ्री ट्रेड जोन का मतलब क्या होता है? जो सर एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। और फ्री ट्रेड जोन मतलब ये एक वो एरिया जिसमें कि गुड्स जो लैंड गुड्स उतर जाए, हैंडल हो, मैन्युफैक्चर हो, और रीस्ट्रक्चर्ड किया जा सके और री एक्सपोर्ट भी किया जा सके बिना किसी कस्टम अथॉरिटी के, जहाँ पे कस्टम अथॉरिटी का कोई भी इंटरवेंशन ना हो। मतलब गुड्स आर लैंडेड, हैंडल्ड, मैन्युफैक्चर्ड और restructured and re-exported also without the intervention of the custom authority। ये होता है फ्री ट्रेड जोन। और अब हम लोग बात करेंगे तो फ्री ट्रेड जोन का मतलब ये होता है। और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन क्या होता है? सर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन वो होता है जहाँ पे इज ए कस्टम एरिया विद इन ए डेवलपिंग कंट्री दैट ऑफर ए बैरियर फ्री इन्वायरमेंट टू प्रमोट द इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो ये भी वही है। तो एन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन एक अलग चीज़ होता है फ्री ट्रेड जोन से। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में जहाँ पे कि कस्टम्स जो होते हैं, कस्टम्स उन्होंने ये चीज़ छूट दे के रखा हुआ है। और फ्री ट्रेड जोन क्या है? जहाँ पे कस्टम का इंटरवेंशन होगा ही नहीं। तो दोनों एक दूसरे से अलग है। ये तो वही बात कर रहे हैं, इज डिफरेंट फ्रॉम द फ्री ट्रेड जोन, है ना। एज इट प्रमोट्स यूनिट्स प्राइमरीली डिवोटेड टू एक्सपोर्ट, सही बात है ये तो। नेक्स्ट आप लोगों का रीजन क्या कह रहा है? गुड्स इंपोर्टेड टू ए फ्री ट्रेड जोन मे बी री एक्सपोर्टेड विदाउट एनी प्रोसेसिंग इन द सेम फॉर्म बट गुड्स एक्सपोर्टेड बाय यूनिट्स इन ईपीजेड आर एक्सपेक्टेड टू हैव अंडरगोन सम वैल्यू एडिशन बाय मैन्युफैक्चरर। बिल्कुल सही बात है, ये भी इसका रीजन है। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसर्शन। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग अगले सवाल की तरफ चलेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एम्पेरिकल जनरलाइजेशन रिलेटिंग टू द जीडीपी ग्रोथ एंड चेंजेस इन अनएम्प्लॉयमेंट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑकन्स लॉ। ऑकन्स लॉ ये रिलेशनशिप बताता है अनएम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोथ रेट्स का। अनएम्प्लॉयमेंट रिलेशन बताता है ये, रिलेशन बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड
ग्रोथ रेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रेड रिलेटेड एंट्री मोड इन इंटरनेशनल मार्केट। ट्रेड रिलेटेड एंट्री मोड इन इंटरनेशनल मार्केट। तो ट्रेड रिलेटेड एंट्री मोड क्या है इंटरनेशनल मार्केट के लिए? मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट, इंटरनेशनल लाइसेंसिंग, इंटरनेशनल लीजिंग के इंटरनेशनल विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रेड रिलेटेड एंट्री मोड इन इंटरनेशनल मार्केट। तो प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर ये देखिए मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। क्या? मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट में देखिए सबसे पहले एक्सपोर्ट होगा। मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे होगा सबसे पहले एक्सपोर्ट होगा, फिर ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप फॉर रॉयल्टी पेमेंट, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप फॉर रॉयल्टी पेमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट बाय एमएनसीज इन होस्ट कंट्री, इन्वेस्टमेंट बाय एमएनसीज इन होस्ट कंट्रीज, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ जीडीआर इशू। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू का करेक्ट सीक्वेंस क्या हो जाएगा? रजिस्ट्रेशन पहले करवाना पड़ेगा सर, ए पहले आ जाएगा, ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन पहले, बट ए हम लोग को दोनों ऑप्शन में यहाँ पे दिख रहा है। रजिस्ट्रेशन के बाद क्या करवाना होगा सर? रजिस्ट्रेशन के बाद अप्रूवल लेना पड़ता है रेगुलेटेड अथॉरिटीज़ से, ठीक है, अप्रूवल लेना पड़ता है। और जब अप्रूवल मिल जाएगा ना तो अपॉइंटमेंट एंड वेस्टिंग ऑफ द शेयर विद द कस्टोडियन होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जीडीआर अलॉट करते हैं, जीडीआर और अलॉट करते हैं, फिर लिस्टिंग ऑफ जीडीआर करते हैं। ACBED, ACBED जो कि आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही है, ACBED। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी डिस्क्राइब द FDI फ्लोज इन इकोसिस्टम। तो FDI फ्लोज इन इकोसिस्टम का थ्योरी कौन सा है? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम। देखिए एब्सोल्यूट एडवांटेज, ये ऐसा ही मैच द कॉलम कल के भी सेशन में हम लोगों ने, मतलब प्रीवियस सेशन में भी हम लोगों ने देखा था, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एडवांटेज बताइए, एब्सोल्यूट एडवांटेज का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? एब्सोल्यूट एडवांटेज हम सबको पता है एडम स्मिथ जी ने दिया हुआ है, तो ए का हो जाएगा 3rd। बी का क्या हो जाएगा? फैक्टर एंडाउमेंट थ्योरी। बहुत आसान है प्यारे बच्चों, फैक्टर एंडाउमेंट थ्योरी हेक्सर ओहलिन का है। किसका? हेक्सर ओहलिन का है, बी का 4th हो जाएगा। सी का फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल थ्योरी, फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल थ्योरी जो है वो मिन्हास लियोंटिफ का है, मिन्हास लियोंटिफ का है, तो सी का 2 हो गया। तो प्यारे बच्चों कॉम्पेरेटिव एडवांटेज किसका है? डेविड रिकार्डो का है, कॉम्पेरेटिव एडवांटेज डेविड रिकार्डो। 3 4 2 1, तो 3 4 2 1 देख लीजिए कहाँ पे है, तो 3 4 2 1 सेकेंड ऑप्शन इज योर करेक्ट, सेकेंड ऑप्शन सही है। एब्सोल्यूट एडवांटेज 1776 में आया था, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। जो एब्सोल्यूट एडवांटेज है, एब्सोल्यूट कभी कभी ईयर भी पूछ देता है, एब्सोल्यूट एडवांटेज 19, एब्सोल्यूट एडवांटेज जो है वो 1776 में आया था। कब? 1776 में। उसके बाद डेविड रिकार्डो का कंपैरेटिव एडवांटेज, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी जो है ये 1817 में आया था। हेक्सर ओहलिन का, हेक्सर ओहलिन का जो फैक्टर एंडाउमेंट थ्योरी है, फैक्टर एंडाउमेंट थ्योरी जो है, फैक्टर एंडाउमेंट थ्योरी ये आया हुआ है 1919 में, 1919, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे प्यारे बच्चों हम लोग। अरेंज द फॉलोइंग नेगोशिएशन राउंड ऑफ WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब कि जो पहले आया है वो सबसे आखिरी में होगा, उसके बाद क्रम में, मतलब जो सबसे लास्ट में आया है वो सबसे पहले रखा जाएगा, ठीक है ना, वो सबसे पहले रखा जाएगा। तो सबसे लेटेस्ट जो हुआ है वो दोहा राउंड हुआ है, दोहा राउंड। दोहा राउंड कब हुआ है?
सर 2001 में हुआ है। फिर उसके बाद हुआ है उरुग्वे राउंड। उरुग्वे राउंड उरुग्वे राउंड कब हुआ है? 1986 में हुआ है। ठीक है। फिर उसके बाद प्यारे बच्चों टोक्यो राउंड हुआ है। टोक्यो राउंड, सर ये टोक्यो राउंड कब हुआ है? 1973 में। देखिए अभी मैं सबका कौन कौन से राउंड हुए मैं सबका भी डेट बता रहा हूँ, फिर हम लोग अरेंज कर लेंगे। फिर कैनेडे राउंड, कैनेडे राउंड कब हुआ है प्यारे बच्चों? कैनेडे राउंड 1964 में हुआ है। फिर उसके बाद डिलियन राउंड, डिलियन राउंड, डिलियन राउंड कब हुआ है? सर 1960 में। फिर उसके बाद जेनेवा सेकेंड राउंड, जेनेवा सेकेंड राउंड हुआ है 1956 में। टोक्यो राउंड, टोक्यो राउंड 1950 में। टोक्यो राउंड 1950 में। एनएसी राउंड, एनएसी राउंड, एनएसी राउंड हुआ है 1949 में। और जेनेवा राउंड हुआ है प्यारे बच्चों, जेनेवा राउंड 1947 में। ठीक है। जेनेवा राउंड कब हुआ है? 1947 में। इस हिसाब से बी सबसे आखिरी में आना चाहिए। क्या? बी सबसे आखिरी में आना चाहिए। तो बी देखिए यहाँ पे भी आखिरी में है, यहाँ पे भी आखिरी में है। तो बी के पहले क्या आएगा? ठीक है ना, बी के पहले क्या आएगा सर? बी के पहले जो है 1947। तो देखिए 1947 के बाद जो हुआ है टोक्यो राउंड है नहीं यहाँ पे। टोक्यो राउंड 1950। 56 में जेनेवा राउंड 2 तो नहीं लिखा है यहाँ पे। ठीक है, जेनेवा राउंड 2, हाँ ये तो ले ही लिया ना सबसे पहले। उसके बाद कौन सा हुआ है देखेंगे आप लोग। उसके बाद ये टोक्यो कैनेडे राउंड हुआ है, कैनेडे। तो सी के बाद बी आएगा, सी के बाद बी। देखिए यहाँ पे सी बी तो ये मिल जा रहा है। अब लड़ाई है कि उर्गे राउंड है कि टोक्यो राउंड है। उर्गे राउंड होगा कि टोक्यो राउंड होगा? सर उर्गे राउंड 1986 का है और टोक्यो राउंड 1973 का है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उर्गे होगा कि टोक्यो होगा? तो सर टोक्यो पहले होगा, टोक्यो, टोक्यो राउंड। ठीक है। तो इस हिसाब से क्या कौन सा आंसर देखिए करेक्ट मैच हो रहा है? ये DAECB, DAECB। आप लोगों को मैच करवाना था यहाँ पे। अरेंज दी फॉलोइंग WTO इन ए रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, रिवर्स। ठीक है ना, तो रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैच करवाना है। तो देखिए बी जो है यहाँ पे, बी मतलब कि जेनेवा राउंड जो कि 47 में हुआ है। ठीक है। उसके बाद सी, सी आया कैनेडा राउंड 1964 में हुआ है। ठीक है। उर्गे राउंड उसके बाद हुआ है, मतलब कि अरे उर्गे राउंड नहीं है, ई है ना, टोक्यो राउंड। तो टोक्यो राउंड तो 64 के बाद ना हुआ है, 73। तो 64 के बाद हुआ है 73, ऐसे। ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से। तो जो सबसे लेटेस्ट में हुआ है सबसे आखिरी में। ठीक है ना, मतलब जो सबसे लेटेस्ट में हुआ है वह सबसे पहले, और उस हिसाब से जो सबसे पुराना हुआ है वो सबसे आखिरी में होगा। तो 47 सबसे पुराना है जेनेवा, इसीलिए सबसे आखिरी में वो आया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर थिनली वेल्ड disguises that essentially restrict the import? तो प्यारे बच्चों इसमें सही आंसर होगा लेबलिंग द रिक्वायरमेंट एंड शोइंग द ओरिजिनल कंटेंट। फिर उसके बाद इंपोर्ट टैरिफ नहीं, सेफ्टी रेगुलेशन ये होगा, हेल्दी रेगुलेशन ये भी होगा। तो BDE सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? BDE ऑप्शन 4। फिर सिक्वेंशियली अरेंज द फॉलोइंग थीम रिलेटेड टू द ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन बिजनेस सिंस इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस से अब तक के बारे में पूछा रहा है। जो थीम था हमारा ग्लोबलाइजेशन का, उसको क्रम अनुसार आप सजाए। ठीक है, तो क्रम अनुसार। तो सबसे पहले गवर्नमेंट लीड इन्वेस्टमेंट इन लार्ज पब्लिक सेक्टर, सी हो जाएगा। ठीक है।
फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, इंक्रीज गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट, सी ई, देखिए पहले सी हो जाएगा फिर ई हो जाएगा, देन नेक्स्ट क्या हो जाएगा, उसके बाद पार्शियल ओपनिंग ऑफ द इकोनॉमिक एक्सटर्नल ट्रेड, सी ई बी हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, उसके बाद एफ डी आई इन वेरियस सेक्टर ओपन हो जाएगा, सी ई बी ए। और लास्ट क्या हो जाएगा, इंडियन बिजनेस बिकम कॉम्पिटेटिव एंड स्टार्टेड टू रीप रिवॉर्ड, सी ई बी ए डी, सी ई बी ए डी जो ऑप्शन नंबर थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ वर्ल्ड बैंक रिगार्डिंग इट्स लेंडिंग ऑपरेशन। तो देखिए प्रॉपर असेसमेंट ऑफ रीपेमेंट ये तो है, लैंडिंग शुड बी ओनली फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट विच आर इकोनॉमिकली एंड टेक्निकली साउंड ऑफ ए हाई प्रायोरिटी, ये भी है। द लैंडिंग शुड बी एनाबल ऑफ ए कंट्री टू मीट द फॉरेन एक्सचेंज कंटेंट, सही बात है। द बैंक डज एक्सपेक्ट द बोरिंग कंट्री टू स्पेंड द लोन इन ए पर्टिकुलर कंट्री, बिल्कुल नहीं, ये चीज़ नहीं है। आपसे पूछा है नॉट द गाइडिंग प्रिंसिपल, तो ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू नो द एनिमी एंड नो योर सेल्फ you need not to fear the result of a 100 battle. Above statement of Sun Tzu correspond to which one of the following component of Potter's 5 forces model? तो पॉटर्स 5 फोर्सेस मॉडल का ये कौन सा जो लाइन है वो दर्शा रहा है, तो ये है सर थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों ये पैसेज है, तो इस पैसेज को आप लोग क्या करिएगा, पॉज करिएगा वीडियो को, ठीक है, पैसेज को पढ़िएगा, एकदम आंसर जो है आप लोगों का सीधा सीधा मैच कर जाएगा। ठीक है, तो पैसेज को आप लोग पढ़िएगा ज़रूर से। देखिए मैं सही आंसर आप लोगों को जल्दी से मैच बता देता हूँ। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 28 है, इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा कॉटन प्रोडक्शन हो जाएगा। आप लोग पढ़िएगा, बिल्कुल आप लोग को आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का एजर्शन रीजन का जो ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन बोथ आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। फिर उसके बाद जो 31 है, 31 का ऑप्शन जो हो जाएगा पंजाब होगा, पंजाब। नेक्स्ट मैंने सॉल्व किया हुआ है पूरा, तो ऑप्शन आप लोग को एकदम सीधा सीधा मिल जाएगा पैसेज पढ़ते ही। ठीक है, 32 का जो हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए तो प्यारे बच्चों ये था 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब हम लोग 2023 के तरफ चलेंगे। ठीक है, 23 और 23 का पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन टैरिफ बैरियर इज टू बी एडिक्वेटली एड्रेस्ड बाय इंडिया while signing the FTA with any country that has potentially to import food, vegetable and other plant based production। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे पोटेंशियली इम्पोर्ट फ्रूट वेजिटेबल इन सब की बात की जा रही है। तो ये कौन सा नॉन टैरिफ बैरियर इसमें होगा, इसमें होता है फाइटो सैनिटरी रेगुलेशन, इसका नाम होता है सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर, इसका पूरा नाम ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द हेक्सर-ओहलिन, अकॉर्डिंग टू द हेक्सर-ओहलिन थ्योरी विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो प्यारे बच्चों इसमें से पूछा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ट्रेड शुड टेक प्लेस अमॉन्ग द कंट्री दैट हैव ग्रेटर डिफरेंस इन देयर फैक्टर इंडाउमेंट, सही बात है ये। ए कंट्री विथ ए रिलेटिवली चीपर कॉस्ट ऑफ लेबर वुड एक्सपोर्ट लेबर एंड इंटेंसिव प्रोडक्ट, ये भी तो सही बात है। तो इसमें तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जा रहा है। तो इसका क्वेश्चन, इसका शायद इस क्वेश्चन को एनटीए ने शायद प्यारे बच्चों ड्रॉप किया था, जहाँ तक मेरे थॉट याद में आ रहा है, क्योंकि इसका दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हो जा रहा है। ठीक है ना, दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हो जा रहा है। चलिए तो आप लोग अपने नॉलेज के लिए ज़रूर याद रखें कि ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग FTA वाज साइंड इन February 2022 एंड केम इनटू फोर्स इन May 2022। कौन सा इनमें से एग्रीमेंट्स FTA एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एरिया एग्रीमेंट साइन हुआ था। तो सर ये इंडिया UAE कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट CEPA। तो आप लोगों को इसका फुल फॉर्म भी आना चाहिए, फुल फॉर्म से भी सवाल पूछ लेता है।
तो ये साइन हुआ था 18 फरवरी 2022 को, याद रखिएगा 18 फरवरी 2022 को ये साइन हुआ था। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे हम लोग। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 27/9/2022 एक्सटेंडेड द एग्जिस्टिंग फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 अप टू which one of the following on account of volatile global economic and geopolitical situation and currency fluctuation। तो इसको बढ़ा दिया गया है प्यारे बच्चों, ये 23 मार्च 2023 तक बढ़ाया गया है इसको। बट देखिए यहाँ पे मार्च 2023 जो है आप लोगों को ऑप्शन में बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो इस क्वेश्चन को जो है एनटीए ने ड्रॉप किया था। ठीक है, ड्रॉप बाय एनटीए ने इस सवाल को ड्रॉप किया था। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग मूव ऑन करेंगे। और यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है मैच द कॉलम से जुड़ा हुआ सवाल है। मिटिगेशन का मतलब होता है फेस डाउन दी अनएबैटेड कोल पावर, ये होता है मिटिगेशन। तो ए का थर्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद कैपिटलाइज का मतलब होता है क्रिएशन ऑफ लॉस एंड डैमेज फंड, ये होता है कैपिटलाइज। तो बी का हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा। टेक्नोलॉजी का मतलब होता है प्रमोट द क्लाइमेट नो हाउस सॉल्यूशन, ये है टेक्नोलॉजी। तो सी का 1 हो जाएगा। और डी का क्या हो जाएगा, कैपेसिटी बिल्डिंग एम्पावरिंग द ऑल स्टेक होल्डर टू एंगेज इन क्लाइमेट एक्शन, तो डी का 2 हो जाएगा। तो 3, 4, 1, 2 जो है करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। सीक्वेंस द फॉलोइंग डिफरेंट सेटलमेंट स्टेज ऑफ WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले कंसल्टेशन होता है प्यारे बच्चों, कंसल्टेशन के बाद पैनल रिव्यू किया जाता है, फिर उसके बाद एप्लीट, ठीक है एप्लीट, फिर इम्प्लीमेंटेशन होता है, फिर रिटेलिएशन होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले कंसल्टेशन, फिर पैनल रिव्यू होता है, फिर एप्लीट होता है, फिर इम्प्लीमेंटेशन होता है, तब रिटेलिएशन होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ECDBA, जो कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला सवाल, अरेंज द फॉलोइंग इंडस्ट्री वर्टिकल्स इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेटेजेस इन द इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज इन इंडिया, कोल, सीमेंट, रिफाइनरी प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी एंड स्टील। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पे। सबसे पहले देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम के लिए। सबसे पहले सीमेंट होगा, फिर उसके बाद कोल, देन उसके बाद स्टील हो जाएगा, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा, एंड एट लास्ट रिफाइनरी प्रोडक्ट। ये वेटेज होता है, ये वेटेज मतलब सबसे ज़्यादा वेटेज कोल को और सबसे कम वेटेज रिफाइनरी प्रोडक्ट को। BAEDC। आप लोगों को पता है कितना वेटेज मिलता है। देखिए जितने भी हमारे स्टील्स वगैरह होते हैं, करीब करीब प्यारे बच्चों 40% से ज़्यादा वेटेज मिलता है। ये जो कोल वगैरह है, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, इन सबों को 40% से मोर देन 42.27 अप्रॉक्स, ठीक है, इससे ज़्यादा ही मिल जाता है वेटेज, है ना। तो इसका वेटेज सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन, मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। मॉनेटरी पॉलिसी ऑन इट्स ओन कैन नॉट इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक ग्रोथ बट कैन ओनली सपोर्ट इट बाय क्रिएटिंग द कंजीनियल फैक्टर। क्या ये बात सही है सर? ये बात तो सही है, ठीक है। सेकेंड, मॉनेटरी पॉलिसी रेट चेंज गेट ट्रांसमिटेड अक्रॉस द मार्केट एंड इवेंचुअली गेट रिफ्लेक्टेड इन लेंडिंग रेट, मॉर्टगेज रेट एंड यील्ड। हेंस मॉनेटरी पॉलिसी कैन एड्रेस द करंट, नहीं, करंट इन्फ्लेशन को ये एड्रेस नहीं करता है। तो सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है, स्टेटमेंट 1 ट्रू है, जो कि ऑप्शन 3 है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट डिस्क्रिप्शन ऑफ द ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन DFIA स्कीम। तो DFIA स्कीम तो इसका हो जाता है एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ कस्टम ड्यूटी, एडिशनल ड्यूटी, एजुकेशन सेस, एंटी डंपिंग और सेफगार्ड ड्यूटी फॉर इंपोर्ट यूज इन एक्सपोर्ट। तो सेकंड का 9 का सेकंड ऑप्शन सही है। एन इंडियन कंपनी रिसीविंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम आउटसाइड इंडिया फॉर इशूइंग शेयर कन्वर्टिबिलिटी डिवेंचर प्रेफरेंस शेयर अंडर द FDI स्कीम
शुड रिपोर्ट द डिटेल ऑफ द इनफ्लो टू द आरबीआई। उम्मीद करते हैं आप लोगों को प्यारे बच्चों समझ में ज़रूर आ रही चीज़ें, तो ज़रूर आप लोग कॉमर्स स्टडी क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, तो आप लोग कॉमर्स स्टडी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर ले ज़रूर से। व्हाट इज़ द टाइम लिमिट फॉर रिपोर्टिंग दिस डिटेल टू आरबीआई। ये टाइम लिमिट क्या होता है प्यारे बच्चों? सर ये टाइम लिमिट होता है 30 दिन के अंदर रिसिप्ट होने से, तो विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसिप्ट। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द पोर्टर्स डायमंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कौन सा इनमें से फैक्टर नहीं है? सर बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, ये कोई फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज नॉट ए पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट ये ग्रुप नहीं होता है, ठीक है, ये ग्रुप नहीं होता है। तो कौन कौन सा ग्रुप होता है कल भी बताया था। आईबीआरडी होता है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, आईडीए इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, एमआईजीए मल्टीलैटरल एंड इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, आईसीएसआईडी आईसीएसआईडी इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ये 5 ग्रुप होते हैं, बीआईएस कोई ग्रुप नहीं है वर्ल्ड बैंक का। अगला सवाल देखिए, फिर से आ गया मैच द कॉलम, फिर से आ गया प्यारे बच्चों मैच द कॉलम। तो जल्दी से चलिए इसको मैच कर देते हैं। तो हेक्सर होलिन द थ्योरी दैट नेशन विल एक्सपोर्ट गुड्स हुज प्रोडक्ट रिक्वायर इंटेंसिव यूज ऑफ द नेशन रिलेटिव एबंडेंट एंड चीफ फैक्टर। तो ए का थर्ड हो जाएगा। तो ए का थर्ड आप लोगों को देखिए 2 ऑप्शन मिल रहा है, तो यानी कि फर्स्ट सेकंड ऑप्शन और फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ठीक है, कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी, कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी क्या हो जाएगा? थ्योरी स्टेटिंग दैट ट्रेड अकर बिटवीन नेशन दैट हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक सच एज इकोनॉमिक। तो बी का 2 हो जाएगा, तो बी का 2 तो इसमें भी है। अब थ्योरी ऑफ मर्केंटलिज्म, थ्योरी ऑफ मर्केंटलिज्म होता है सर थ्योरी दैट एम एंड एक्युमुलेटिंग फाइनेंशियल वेल्थ इन टर्म ऑफ द गोल्ड। ये होता है ना मर्केंटलिज्म का मतलब जहाँ पे गोल्ड सिल्वर की बात हम लोग करते हैं, तो सी का 4th हो जाएगा। इस हिसाब से ऑप्शन आप लोगों का जो हो जाएगा वो थर्ड ऑप्शन सही है। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। इन रिलेशन टू द एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया अरेंज द फॉलोइंग स्टेप ऑफ पोर्ट प्रोसीजर एंड कस्टम क्लियरेंस सिक्वेंशली। देखिए सीक्वेंस में सबसे पहले देखिए सीएनएफ एजेंट रिसीव करेगा, ठीक है, तो सी ऑप्शन पहले हो जाएगा, सबसे पहले सी ऑप्शन। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा सर? उसके बाद कार्गो बॉट किया जाएगा टू दी पोर्ट शेट, ई हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद उसके बाद होगा सर मास्टर ऑफ व्हीकल्स इशू, देन सीआईएफ एजेंट प्रेजेंट करेगा, मेट रिसिप्ट को प्रेजेंट करेगा, ठीक है। मेट रिसिप्ट प्रेजेंट करने के बाद शिपिंग कंपनी इशू करता है बिल ऑफ लेडिंग को, CEDAB, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अरेंज द फॉलोइंग डिसीजन आउटकम अंडर द इंडियन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इन ए राइजिंग सीक्वेंस ऑफ सॉवरिटी ऑफ ऑफेंस, सॉवरिटी ऑफ ऑफेंस। तो करेक्ट आंसर क्या बैठेगा प्यारे बच्चों यहाँ पे? तो देखिए वैसे तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आप लोग 2019 का ही पढ़ के जाइएगा, ठीक है, बट कभी कदार 1986 का मतलब भूल भटक के आ जाता है, एक्सेप्शन आप इसको मान लीजिए। इसका कोई सेंस नहीं, बिल्कुल भी नहीं बैठता है, और अब तो बिल्कुल आना बंद हो चुका है, ठीक है, बंद हो चुका है। बट रेयरेस्ट हो सकता है कि एनटीए का थोड़ा बहुत दिमाग घूम जाए, और हो सकता है कि 1986 का एक कोई क्वेश्चन ऐसे आ गया भूल भटक के, बट आप उसको स्किप कर दीजिएगा। मेरा सजेशन है प्यारे बच्चों, स्किप कर दीजिएगा, बट मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे स्किप नहीं करवाऊंगा, मैं आप लोगों को यहाँ पे करेक्ट आंसर बताऊंगा। तो इसका हो जाएगा रिमूवल ऑफ डिफेक्ट ए, फिर उसके बाद रिटर्न, या तो प्राइस पे जो पे किया उसको रिटर्न करे, कंपनसेशन दे कंज्यूमर को, ठीक है, और डिसकंटिन्यू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को भैया हटा दो, और इम्पोज द कॉस्ट ऑन पार्टीज। तो ACEDB जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड है, ये डिसीजन आउटकम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इसको हम लोगों ने सीक्वेंस में सजा दिया, ये सीक्वेंस हो सकता है, ठीक है, ACEDB, ठीक है, ACEDB। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों,
जो कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। थाउजेंड ऑफ स्मॉल फर्म इन डेवलपिंग कंट्री हैव क्लोज देयर शटर बिकॉज ऑफ द कंपटीशन फ्रॉम द लार्ज एमएनसी। क्या ये बात सच है? क्या ये बात सच है? सर ये बात सच है। MNC have played a significant role in the development of the poor country by transferring the technology, ये भी बात सही है। Introducing the best management practices and helping in improving the productivity, ये भी बात सही है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 जो है यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो है बिल्कुल प्यारे बच्चों, कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में MNCs आए तो इन्होंने टेक्नोलॉजीज़ को इम्प्रूव किया, जहाँ पे कि मैनेजमेंट अच्छा हुआ, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, ठीक है, और इकोनॉमी का ग्रोथ भी हुआ। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो प्यारे बच्चों, ये आज मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया 2022 एंड 23 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। जहाँ जितनी डिटेलिंग करने की ज़रूरत पड़ी मैंने पूरा डिटेलिंग भी किया। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए, और चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और साथ ही साथ स्वस्थ रहिए। अपना और अपने परिवार वालों का भी ध्यान ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।